प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद मंच पर खड़ा होकर बोलना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, इसका आभास मुझे है। एक पत्रकार होने के नाते, एक कार्यकर्ता रहा हूं, उस नाते देश भर में अपनी यात्राएं होती रही हैं कि लोग क्या सोचते रहते हैं। केंद्र में मंत्री और इस प्रदेश के सम्मानीय नेता, और मैं समझता हूं कि बिहार के दलितों के बीच एक सर्वसम्मानित और मैं समझता हूं कि आयु में भी श्रेष्ठ आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय प्रदेश के मंत्री संतोष मांझी जी, दीपा जी, उनकी माता जी ज्योति जी, जब वो बोलने आ रही थी, ज्योति जी तो पूछे कितनी देर बोलनी है, तो लोगों ने कहा जितनी जल्दी बोलिए। उन्होंने कहा अरे मैं काम इतना करूंगी, अब बोलने के लिए मुझे कम कह रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मुझे लगा कि इन्होंने अपने आरंभिक समय में कितना संघर्ष किया होगा, और मैं इन्हीं के बात से आरंभ करूंगा कि जब इन्होंने कहा कि 2010 में नीतीश जी ने मुझे टिकट दिया तो मुझे कितना अपमान झेलना पड़ा था, बहुत दिक्कत हो गई, और एक समय ऐसा आया कि मैंने तय किया कि मैं टिकट वापस कर देता हूं। जबकि 2010 का समय बिहार के एक उत्थान का समय था। अगर उस समय भी एक जाति के लोगों को अपने ही पार्टी में, अपने समाज में अपमान झेलना पड़ रहा है, तो क्या स्थिति रही होगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि जीतन राम मांझी जी या संतोष मांझी जी देश के बड़े नेता हो गए हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े होंगे, क्योंकि 4 दशक का तो बिहार और देश का राजनीतिक इतिहास मेरे सामने है। मैं उन समय को देखा हूं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस राज्य में एक सरकार इसी के नाम से आई थी, और मैं एक पत्रकार के नाते किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में मैं नहीं जानता हूं। एक सरकार दलितों और पिछड़ों के नाम पर आई थी, लेकिन उस सरकार में यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या दलितों के जीवन का, उनके मोहल्लों के अंधकार दूर हो गए थे या बढ़े थे उस सरकार के अंदर? अगर बढ़े थे तो वो सरकार दलितों और पिछड़ों की सरकार कैसे थी? इस बिहार से चाहे दलित हो, पिछड़े हो, सवर्ण हो, एक समय ऐसा था कि जिसके पास थोड़ी भी जमीन थी, लोगों ने अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे परिवारों को यहां से बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। एक भयावह स्थिति थी, और लगता ही नहीं था कि बिहार इस अंधियारे से निकलेगा। और सबसे ज्यादा जो नरसंहार के कार्यक्रम हुए थे, दलितों के नरसंहार, वो उसी काल में हुए। और मैं जीतन राम मांझी जी को याद दिलाना चाहूंगा, इसी गांधी मैदान में रमई राम जी को लालू जी ने शंकराचार्य की उपाधि दी थी। अगर लोगों को याद है तो रमई राम जी का यहाँ बड़ा मुकुट लगाया गया था, उनको शंकराचार्य जी की, हम शंकराचार्य को नहीं मानते हैं, और उनकी जाति के लोग भी भारी संख्या में आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, रमई राम जी को कहाँ जाना पड़ा था? तो हमारे यहाँ इस समय जो भारत की स्थिति है और जो बिहार की स्थिति है, अनेक शक्तियां आपके सामने अलग अलग प्रकार से माया उत्पन्न करने के लिए कि हम दलितों के हित ऐसी हैं, सवर्णों के हित ऐसी है, जाति के लोगों को अपने ही पार्टी में, अपने समाज में अपमान झेलना पड़ रहा है, तो क्या स्थिति रही होगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि जीतन राम मांझी जी या संतोष मांझी जी देश के बड़े नेता हो गए हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े होंगे, क्योंकि 4 दशक का तो बिहार और देश का राजनीतिक इतिहास मेरे सामने है। मैं उन समय को देखा हूं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस राज्य में एक सरकार इसी के नाम से आई थी, और मैं एक पत्रकार के नाते किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में मैं नहीं जानता हूं। एक सरकार दलितों और पिछड़ों के नाम पर आई थी, लेकिन उस सरकार में यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्या दलितों के जीवन का, उनके मोहल्लों के अंधकार दूर हो गए थे या बढ़े थे उस सरकार के अंदर? अगर बढ़े थे तो वो सरकार दलितों और पिछड़ों की सरकार कैसे थी?
इस बिहार से चाहे दलित हो, पिछड़े हो, सवर्ण हो, एक समय ऐसा था कि जिसके पास थोड़ी भी जमीन थी, लोगों ने अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे परिवारों को यहां से बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। एक भयावह स्थिति थी और लगता ही नहीं था कि बिहार इस अंधियारे से निकलेगा। और सबसे ज्यादा जो नरसंहार के कार्यक्रम हुए थे, दलितों के नरसंहार वो उसी काल में हुए। और मैं जीतन मांझी जी को याद दिलाना चाहूंगा, इसी गांधी मैदान में रमई राम जी को लालू जी ने शंकराचार्य की उपाधि दी थी। अगर लोगों को याद है तो रमई राम जी का यहाँ बड़ा मुकुट लगाया गया था, उनको शंकराचार्य जी की, हम शंकराचार्य को नहीं मानते हैं और उनकी जाति के लोग भी भारी संख्या में आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, रमई राम जी को कहाँ जाना पड़ा था? तो हमारे यहाँ इस समय जो भारत की स्थिति है और जो बिहार की स्थिति है, अनेक शक्तियां आपके सामने अलग अलग प्रकार से माया उत्पन्न करने के लिए कि हम दलितों के हित ऐसी हैं, सवर्णों के हित ऐसी है, तो हम जातीय जनगणना करा के आपको बराबर आरक्षण देंगे, बहुत तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है। और भारत के बाहर की भी शक्तियां हैं, क्योंकि भारत भी इस समय एक उठ के दुनिया में खड़ा हो रहा है, एक विश्व शक्ति के रूप में भारत का उभार है। इस नाते भी कैसे यहाँ के लोगों को, समाज को तोड़ा जाए, क्योंकि लंबे समय से जिस समाज के अंदर शोषण रहा है, दमन रहा है, उनको भड़काया जाए, हिंसा पैदा किया जाए, उसके आधार पर वोट लिया जाए और देश को कमजोर किया जाए। इसलिए बिहार में भी चुनाव का समय है। तो वो बहुत सारी शक्तियां इस समय हमारे बीच सक्रिय हैं, हमको तोड़ने के लिए, अनेक प्रकार से लुभाने के लिए। लेकिन मैं जो इस समय, मुझे श्याम सुंदर जी ने आमंत्रित किया था और मैं इसलिए आया कि मैं श्याम सुंदर जी को एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा देखता हूं। राजनीतिक दलों में अब कार्यकर्ताओं का अभाव है, नेता ज़्यादा हो गए हैं और विषयों की अच्छी समझ, संतुलित रूप से बात करना, संतुलित रूप से विषयों की रखना और कभी भी जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन नहीं करना। तो इनका आग्रह हुआ, इनका आदेश हुआ, मैं आया हूं। ऐसे कार्यकर्ता कम आजकल मिलते हैं। लेकिन इस समय की परिस्थिति जो है, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जो हमारे देश में दलितों के साथ पिछले कई सौ वर्षों में हुए, वो बिल्कुल एक मनुष्य के रूप में शर्म का विषय था। और जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो अंबेडकर जी को अंग्रेजों ने उनके खिलाफ खड़ा किया। अंबेडकर जी ने भाषण दिया, गांधी जी को बोलना था, तो गांधी जी ने कहा कि मैं, अंबेडकर जी अगर मेरे मुंह में भी थूक देंगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो मैं एक सवर्ण जाति से हूं, मैं मानता हूं कि उस अत्याचार का कोई निराकरण नहीं हो सकता है। लेकिन एक दूसरी बात भी है कि हमारे देश में ये भी झूठ फैलाया गया कि लंबे समय से ऐसे ही छुआछूत, जातिवाद और दलित रहा है। ये भी एक झूठ फैलाया गया, अंग्रेजों ने फैलाया है समाज को तोड़ने के लिए। इस हमारे देश में जो पहले श्लोक की रचना की वाल्मीकि जी ने, संस्कृत का पहला श्लोक का रचना, उनको आज दलित मानते हैं। सभी पूछते हैं, अगर वो उस प्रकार के दलित थे, अछूत थे, तो उनको कैसे पूजा जाता है? ये समाज में कभी नहीं दिखाया गया। हमारे समाज में ये भी बताया गया कि जो एकलव्य था उसका अंगूठा काट डाला गया। एकलव्य जरासंध के सेनापति का पुत्र और राजा भी था, ये ध्यान रखिए, वो उस प्रकार से नहीं था। तो ऐसे झूठ फैलाकर हमको अनेक प्रकार से तोड़ने की कोशिश हुई थी। अब समय की कमी है, राजनीतिक भाषण ने मुझे 3 बार कहा जा चुका है कि शॉर्ट करिए। मैं कई बातें आगे भविष्य में भी मैं आऊँगा तो रखूँगा। इस समय इतना ही कहना है कि बिहार को और देश को समाज के नाते राजनीतिक रूप से तोड़ने की बहुत कोशिश हो रही है, उससे बचना है और इसके पहले के शासन को भी याद रखना है और जहां आप हैं वहां की ताकत को बढ़ाते हुए और उस प्रकार से बिहार के चुनाव के परिणाम को लाना है। आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और मंच और नीचे बैठे हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से विशेष निवेदन कि जिनका भाषण सुनने के लिए आप सभी साथी आए, बहुत जल्द आपके बीच होंगे। सभी साथियों से आग्रह है, कृपया आप जगह पर बैठे रहें। अब हम अगले वक्ता के मंचासीन सम्मानित सभी साथियों जो स्वागत के लिए हैं,
उन सभी साथियों से आग्रह है कि बड़े माला से जो स्वागत माननीय अतिथियों का होना है, उन सभी साथियों से आग्रह है कि बड़े माला से हमारे बीच सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे। श्याम सुंदर सरन जी, अविनाश जी, रत्नेश पटेल जी, भीम जी, उन सभी साथियों से आग्रह है कि आप माननीय अतिथियों को एक बड़े माला से इनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। सभी साथी कृपया जिनकी बात सुनने आए सभी लोग बैठेंगे और अभी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सभी कार्यकर्ता अपने माननीय नेताओं को एक बड़े माला से उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आप सभी साथियों, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है, इसलिए हम माल्यार्पण उनके आने के बाद करेंगे। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। मान्य अतिथियों को एक बड़े माला से उनका स्वागत, अभिनंदन, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सभी साथी एक बड़े माला से मान्य अतिथियों का स्वागत किए, इसके लिए हार्दिक बधाई और अभिनंदन। साथ ही अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी से आग्रह है, कृपया मंच पर आए, आज की इस महती सभा को संबोधित करें। डॉक्टर अनिल कुमार जी। और सभी आए हुए सभी साथियों से आग्रह है कि बस अभी 1-2 घंटे नहीं खोले, अभी माननीय जिनके भाषण को सुनने का समय आया है, आप लोग कृपया शांतिपूर्वक बैठे। तो अब हम प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि आए और अपनी बात को रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। पटना के गांधी मैदान में आज दलित समागम के अवसर पर उपस्थित बिहार के देश के केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक, बिहार के गरीबों के जन जन के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, बिहार के लोकप्रिय मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष कुमार सुमन जी, माननीय विधायक श्रीमती ज्योति जी, माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल मांझी जी, माननीय विधायक श्रीमती दीपा मांझी जी, मंच पर बैठे हम पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज के दिन आप सब जानते हैं कि आज दलित समागम बुलाया गया है। इस अवसर पर बिहार के लाखों गरीब लोग अपने संसाधन से चलकर बड़ी संख्या में पटना के गांधी मैदान में आप कल शाम से पहुंच रहे हैं। आज भी हजारों लोग अभी आ रहे हैं। ऐसे दुगना तिगुना के संख्या में लोग पटना में गंगा स्नान अन्य कार्यों में गए हुए हैं। साथियों, मीडिया के भाइयों, आप सब जानते हैं कि माननीय जीतन राम मांझी जी ने बिहार में दलितों को जगाने का काम किया है, दलितों को आवाज दिया है।
आज बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में इस बात को प्रतीत कराता है कि माननीय जीतनराम मांझी जी जिस पार्टी को उद्देश्य से पार्टी का गठन किए थे, आज 10-11 वर्षों में पूरे बिहार में यह पार्टी जन जन में फैल गया है और आने वाला चुनाव में यह दलित समागम है। यह दलित समागम एनडीए के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। पूरे बिहार में हम पार्टी जो लड़ेगा सो लड़ेगा। अन्य जगहों पर बिहार के 243 सीटों पर यह खाद का काम करेगा दलित समागम। पूरे बिहार में कोने कोने में इस बार दलितों की जो आवाज है, जो माननीय जीतनराम मांझी जी और माननीय संतोष जी ने पूरे बिहार में 10 वर्षों में कार्यक्रम करके पूरे उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, मध्य बिहार हो, या पार्टी के नींव को इतना मजबूत किया है कि उसका प्रतिफल है कि जब भी हम पार्टी कोई आयोजन करता है तो गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, अन्य जगहों पर आप हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बिहार के जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे तो अन्य प्रदेशों के भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए हैं, लेकिन बिहार के कार्यकर्ता जी जान लगा करके महीनों दिन से तैयारी करके अपने संसाधन से इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस दलित समागम को मजबूत रूप देने का कार्य किया है। इसलिए हम बिहार भर के अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और माननीय जीतनराम मांझी जी के दीर्घायु का कामना करते हैं कि माननीय जीतनराम मांझी जी इस पार्टी के संरक्षक के रूप में इस पार्टी को इतना मजबूत करें कि बिहार में हर समय हम पार्टी की आवश्यकता पड़े, हम पार्टी से सिर्फ हम पार्टी के ही कैंडिडेट मजबूत न होंगे, पूरे बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी उतना ही ताकत से हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी से मदद करके और आने वाला 2025 है जो सबकी जो संकल्प है बिहार में कि आने वाला 2025 में 225 और फिर से नीतीश कुमार, इसके साथ हम लोग पूरे बिहार के ये जो कार्यकर्ता समागम बुलाया गया है, हम पूरे बिहार के कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद।